वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, भूगोल का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वायुमंडल। ठीक है, वायुमंडल से यहाँ से आपको बहुत सारे प्रश्न दिखेंगे कई सारे एग्जाम में। क्षोभ मंडल में क्या है, समताप मंडल में क्या है, ठीक है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। शिक्षक भर्ती में भी आपके टॉपिक में आपको वायुमंडल, स्थल मंडल, जल मंडल है, जिसमें मेरे को लगता है कि वायुमंडल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आइए वायुमंडल से बिना टाइम बर्बाद किए कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर डिस्कशन करते हैं। फ्रेंड्स, वायुमंडल की अगर हम बात करें तो वायुमंडल को कुल 5 परतों में बांटा गया है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, उसके बाद आपका बाह्य मंडल और बहिमंडल। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं क्षोभ मंडल की अगर बात करूं फ्रेंड्स, क्षोभ मंडल जो है ये धरती की कितनी ऊंचाई तक है, ये 0 से लेकर के 13 किलोमीटर तक के बीच में है। यहीं पे आपको मौसम संबंधी घटनाएं देखने को मिलेंगी। बारिश मिलेगा, कोहरा मिलेगा। ध्यान रखिएगा, बारिश और कोहरा कहाँ मिलेगा, तो क्षोभ मंडल में मिलेगा। मौसम संबंधी घटनाएं जैसे बादल का गरजना, ठीक है, ये सारी चीजें कहाँ मिलेंगी आपको, क्षोभ मंडल में होगा। क्षोभ मंडल के बाद अगला आता है फ्रेंड्स समताप मंडल। समताप मंडल की अगर मैं बात करूं तो ये 13 किलोमीटर से लेकर के 50 किलोमीटर तक की इसकी ऊंचाई होती है। ये हवाई जहाज उड़ाने के उद्देश्य से सबसे अच्छा माना जाता है और यहीं पे आपको ओजोन परत भी पाई जाती है। क्लियर हो गया, हवाई जहाज उड़ाने के लिए समताप मंडल। ओजोन परत कहां पाई जाएगी पूछेगा तो समताप मंडल। अब देखिए ओजोन परत क्या है। ओजोन परत, ओजोन का जो सूत्र होता है फ्रेंड्स वो होता है O3। ठीक है, ओजोन का परत क्या होता है, O3। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में कहीं ना कहीं बताया हुआ है, ओजोन का काम क्या है। जैसे आपने चाय बनाई, उसमें चाय पत्ती, अदरक, सारे मसाला डाल दिए, शक्कर, ठीक है, चाय बनने के बाद अब उसको छन्नी से छान लेते हैं। ठीक है, क्या हम पूरा चाय पत्ती और अदरक के साथ क्या चाय को पी सकते हैं? नहीं, क्लियर, हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो हमारे लिए सही नहीं है। उसी प्रकार से सूर्य से बहुत सारी किरणें आती हैं धरती की तरफ, बहुत सारी किरणें। ठीक है, उसमें सूर्य से कौन सी किरणें आती हैं, तो अल्ट्रा वायलेट रेस कहते हैं, पराबैंगनी किरणें। वो हमारे धरती के लिए जब बहुत ज़्यादा मात्रा में आती हैं तो वो नुकसानदायक होती हैं। उससे क्या क्या हो सकता है, तो उससे त्वचा संबंधी बीमारियां हो सकती हैं, स्किन कैंसर हो सकता है। इस तो ओजोन क्या करता है समताप मंडल में, ये उन पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है। एक तरह से एक छन्नी है ये क्या है, एक छन्नी से जो आने वाली पराबैंगनी किरणें जो धरती के लिए आवश्यक हैं, जी धरती पर जीवन के लिए आवश्यक हैं, ये सिर्फ उनको ही ट्रांसफर करने देता है। बाकी सारी किरणों को वहीं से परावर्तित कर देता है, मोड़ देता है, धरती की तरफ नहीं आने देता है। ठीक है, तो ये आपका ओजोन है। मैंने एक वीडियो में आपको पूरा का पूरा समझाया भी हुआ है ओजोन से संबंधित प्रमुख पर्यावरण सम्मेलन कहाँ कहाँ हुए, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन वाले टॉपिक में। ठीक है, चलिए आइए आगे बात करते हैं मध्य मंडल की। मध्य मंडल की जो ऊंचाई है फ्रेंड्स ये है 50 किलोमीटर से लेकर के 80 किलोमीटर तक की। इसमें अंतरिक्ष से आती हुई उल्कापिंड इसी में जल करके नष्ट हो जाती है। ये भी एक बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि अंतरिक्ष से आती हुई उल्कापिंड कौन से वायुमंडल में जल करके नष्ट हो जाती है, तो आपका मध्य मंडल में। इसके बाद आता है फ्रेंड्स बाह्य मंडल। बाह्य मंडल ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, 80 से लेकर के 700 किलोमीटर के बीच में होता है। इसे हम आयन मंडल कहते हैं। और जहां पे भी आयन होंगे, आयन जो है ये केमिस्ट्री से रिलेटेड है, ठीक है, आपका जहां पे भी आयन होंगे वहीं पे आपका रेडियो संचार संभव होगा। रेडियो संचार की संभावना कहां मिलेगी आपको, तो बाह्य मंडल में। ठीक है, रेडियो संचार की संभावना कहां होगी, बाह्य मंडल में। अगर लास्ट है फ्रेंड्स बहिर्मंडल, 700 से लेकर के 10,000 किलोमीटर तक, क्योंकि इसके बाद फिर अंतरिक्ष शुरू हो जाता है। इसके बाद फिर आपका अंतरिक्ष शुरू हो जाता है। ठीक है, फिर उसकी अनंत गहराई, फिर वो अलग चीज है। बट फिलहाल 5 प्रकार में क्या क्या है, सबसे पहले क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल और बहिर्मंडल। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है फ्रेंड्स कि वायुमंडल में कौन कौन सी प्रमुख गैसें कितनी मात्रा में पाई जाती हैं। तो वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाई जाती है फ्रेंड्स नाइट्रोजन, सबसे ज्यादा होती है आपकी नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन हो गया फ्रेंड्स 78.09%, ऑक्सीजन हो गया 20.91%। अगर ऑक्सीजन आपको 20.91% नहीं दिया है तो 21% ले लीजिएगा, और नाइट्रोजन 78%। अगर मैं बात करूं आर्गन की, तो आर्गन 0.93%। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूं तो 0.04%। ठीक है, 0.4 नहीं फ्रेंड्स, 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, भूकंप की बात करते हैं। ठीक है, भूकंप क्या है, धरती के अंदर जब आपस में टेक्टोनिक प्लेट्स, याद रखिएगा धरती के अंदर में टेक्टोनिक प्लेट्स पाई जाती हैं, और जितना भी धरती की स्थलाकृति वगैरह में परिवर्तन आता है वो इन टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से ही आता है। अब ये टेक्टोनिक प्लेट्स जब आपस में टकराती हैं तो ये भूकंप की स्थिति को पैदा करती हैं। ठीक है, ये क्या करती हैं, भूकंप की स्थिति को पैदा करती हैं। क्लियर, अच्छा, भूकंप के अध्ययन को हम कहते हैं सीस्मोलॉजी, और भूकंप को जिसमें हम मापते हैं, जिससे हम मेजर करते हैं कि भूकंप की तीव्रता कितनी थी, उसे हम कहते हैं सीस्मोग्राफ।
ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी और भूकंप मापी यंत्र को सिस्मोग्राफ कहते हैं। इसमें हम एक रिक्टर पैमाने का इस्तेमाल करते हैं फ्रेंड्स, जिसमें पैमाना 1 से लेकर के 9 तक होता है। अगर आपका 2-3 तक आ रहा है अगर रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता, तो नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। ठीक है, आपने हमेशा न्यूज़ में देखा होगा कि उत्तर भारत में जो है 2 रिक्टर पैमाने की तीव्रता का जो है भूकंप मापा गया। ठीक है, कई जगह दिखाता है कि कुछ खिड़कियां हिल रही, दरवाजे हिल रहे हैं, स्टूडियोज़ के जो हैं बहुत सारे लाइट्स फैंस वगैरह हिल रहे हैं। वहीं अगर रिक्टर पैमाने पर अगर 6 से ज़्यादा आता है या 6.278 तक आता है तो ये बहुत ज़्यादा विनाशकारी होता है। जैसे आपने हाल ही में कुछ दिन पहले आपने देखा है फ्रेंड्स अगर न्यूज़ में, तो टर्की में जो भूकंप आया है, बड़ी बड़ी इमारतें धराशायी हो गई हैं। भारत सरकार ने भी वहाँ क्या चलाया हुआ है, कई सारा अपना मिशन चलाया हुआ है, अपने नागरिकों को वहाँ से वापस लेकर के आया, वहाँ पर खाना पानी अवेलेबल कराया है ना। इस प्रकार से बहुत सारे काम हुए हैं। तो भूकंप का अध्ययन हो गया आपका सिस्मोलॉजी, भूकंप मापी या भूकंप लेखी को हम क्या कहते हैं, सिस्मोग्राफ। अब भूकंप जो होता है फ्रेंड्स, इसमें 3 मुख्य तरंगे होती हैं, प्राथमिक अथवा पी तरंगे, द्वितीयक अथवा एस तरंगे, सेकेंडरी तरंगे, प्राइमरी तरंगे, और तीसरा जो होता है फ्रेंड्स ये होता है सतही तरंगे, एल तरंगे, या इसे लव तरंग भी कहा जाता है। प्राथमिक तरंगों की अगर मैं बात करूं तो सभी तरंगों में सबसे अधिक होती है, ठीक है, सबसे अधिक होती है, सभी सबसे पहले पहुंचती है ये, इनकी गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। द्वितीयक अथवा एस तरंगों की बात करेंगे तो इन्हें हम अनुप्रस्थ तरंग भी कहते हैं। द्वितीयक तरंगों को ही क्या कहते हैं, इन्हें हम अनुप्रस्थ तरंग भी कहते हैं। यह केवल ठोस माध्यम से गुजरती हैं फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, द्वितीयक तरंगे केवल ठोस माध्यम से गुजरती हैं। और सबसे खतरनाक जो होती हैं वो होती हैं सतही तरंगे, सबसे विनाशकारी होती हैं सतही तरंगे, ये सतह पर चलती हैं। इनकी खोज HD लव नाम के वैज्ञानिक ने की थी, इसीलिए इन्हें हम लव तरंग भी कहते हैं। सतही तरंगों की खोज HD लव नाम के वैज्ञानिक ने की थी, इसीलिए इसे लव वेव्स भी कहा जाता है। और ये ठोस द्रव गैस तीनों माध्यम में ट्रेवल कर सकते हैं, ये तीनों माध्यम में चल सकती हैं, है ना, ठोस द्रव गैस माध्यम में ये चल सकती हैं। तो इस प्रकार से आपका ये भूकंप का भी एक मैंने टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट कोशिश किया है कि आपको कंप्लीट करा सकूं। इसके बाद फ्रेंड्स बचता है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, मैं कोशिश करूंगा उसका या तो वीडियो लेक्चर बना दूं या तो आपको सिंपल किसी बुक से उसके नोट्स को प्रोवाइड करा दूं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और इन PDF नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप हमारे एक सेकेंड, और अगर आपको PDF नोट्स चाहिए फ्रेंड्स तो हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी सर्कल VC पे आप जाइए, स्टडी सर्कल CIRCLE सर्कल और VC, ठीक है, सर्च करिए, वहां पे आपको मिल जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, मिलेंगे बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।